सवाल नंबर 1, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के 8वें दिन तक भी आखिर विभाग का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। सवाल नंबर 2, क्या अंदरूनी असहमति की वजह से विभागों के बंटवारे में कोई पेंच फंसा हुआ है। ऑपोजिशन तो अब तंज कस रहा है। सवाल नंबर 3, क्या विभाग बंटवारे में हो रही देरी विपक्ष को हमले करने का नया मौका दे रही है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बहस होगी। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी एमएलए और प्रवक्ता राजेश चौधरी जुड़े हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जुड़े हैं और साथ ही साथ आरएलडी प्रवक्ता मलूक नागर हमारे साथ। हम डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले एक बड़ी खबर भी जल्दी से दर्शकों को देते हैं। कल कैबिनेट की बैठक जानकारी मिल रही है कि बुलाई गई यूपी में और सुबह लगभग 9 बजे के आसपास योगी कैबिनेट की बैठक होगी। अब नए कैबिनेट मिनिस्टर ने शपथ तो ले ली है, लेकिन उनके पास विभाग नहीं है और इस कैबिनेट विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी। तो लखनऊ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल कैबिनेट की बैठक बताया जा रहा है कि होगी और सुबह 9 बजे जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक ये होने जा रही है। लेकिन मंत्रियों में विभागों का बंटवारा ही अभी तक नहीं हुआ और इसीलिए सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले सवाल आप इससे कि जो मुश्किल काम था, जो आपने तय करना था कि किसको हमें कैबिनेट मंत्री बनाना है, राज्य मंत्री बनाना है, वो काम हो गया। लेकिन जो आसान काम है वो आप अभी तक कर नहीं पाए हो। किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है वो आप पता नहीं कर पाए हो। बट देरी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, कोई काम आसान नहीं होता और कोई मुश्किल नहीं होता। कोई निर्णय लेना होता है तो सोच समझ करके निर्णय लिया जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत हैं इस काम के लिए। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार रहता है किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना, किसको क्या काम लेना है, क्या काम नहीं लेना, किसको क्या विभाग देना है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, योगी जी का काम है और वो बहुत उचित समय पर और बहुत जल्दी इस काम को अंजाम देंगे और बहुत जल्दी आपको देखने को अरे मिलेगा। राजेश जी, आज 8वां दिन चल रहा है और कितनी ये बहुत देर कर दी बल्कि आपने। अब के बाद की बात कर रहे हैं ना हम तो। बहुत जल्दी होगा, आप इंतजार करिए और बहुत जल्दी आएगा। और उचित व्यक्ति को उचित काम देना, उससे उचित काम लेना, यही तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। ऐसा तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक परिवार की पार्टी है, एक व्यक्ति को तय करना रहता है। सब साथ मिल करके टीम भावना के साथ उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे तेजी के साथ दौड़ाएं, ये हमारा लक्ष्य है। उसी में पूरा एनडीए भारतीय जनता पार्टी एक होकर के काम कर रहा है और बहुत जल्दी ही आपको परिणाम देखने ये को तो मिलेगा। आप कह रहे हैं ना, और कहने सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑपोजिशन तो यही कह रहे हैं ना कि एक होकर ही तो काम नहीं कर रहे हैं। मसला वहीं तो फंसा हुआ है। फैसला दिल्ली ने लिया है, लखनऊ फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए ऑपोजिशन कह रहा है कि देरी हो रही है। देखिए, जिनको लड़ने की आदत हो, जो मंच पर मुख्यमंत्री के साथ धक्का मुक्की कर देते हो, अपने पिताजी के साथ धक्का मुक्की कर देते हो, चाचा के साथ अभद्रता करते हो, उनको तो यही नजर आएगा और उनको कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जो सड़क पे लड़ रहे थे, जो मंच पे लड़ रहे थे, जो राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के में लड़ रहे थे, जो अपने पिताजी से अभद्रता कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री को धक्का करके मंच से नीचे फेंक रहे थे, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई? मैं पूछना चाहता हूं। पूरी दुनिया ने देखा है, उत्तर प्रदेश ने देखा है, इसीलिए वो सामने बैठे हुए हैं। तो आप चिंता मत करिए। आप उत्तर प्रदेश की जनता के मानस को हम ठीक प्रकार से समझते हैं और उत्तर प्रदेश में अच्छे निर्णय हो रहे हैं और इसी तरह से आगे होंगे और 2027 में फिर इनको निराशा हाथ लगने वाली है। ठीक है मनोज काका जी, चर्चा का हिस्सा बनाते हुए आपको, मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बड़ा आनंद आ रहा है, आप लोग खूब तंज कस रहे हैं, थोड़ा समय दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा, कल अब कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। नहीं, आपने जो सवाल किया उसी सवाल को हम लोग बड़ा कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री दूसरे दल के जीते हुए, अभी जहां पे उनकी सरकार केरल में नहीं बनी बीजेपी, तो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे कि वहां तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई है, कांग्रेस को जल्दी से अपना चीफ मिनिस्टर तय कर लेना चाहिए। वो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी, जो पार्टी ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा निर्णय लेने की क्षमता है, अगर ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, संवैधानिक रूप से तो है ही, तो मुख्यमंत्री तो अब तो दिल्ली से भी लौट आए हैं, फिर भी अभी तक लोगों का विभाग क्यों नहीं बटा?
सच बात यह है कि ये लूट की बांट है, और लूट के बांट में कहीं मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि अब हमारे, अगर ये मुख्यमंत्री का निर्णय होता तो मुख्यमंत्री को 2 घंटे लगते। आज 8 दिन हो गए, आप ही कह रहे हैं 8 दिन हो गए, और क्या हो गया। और दूसरा जो साथी आचरण की बात कर रहा था, उस साथी को पढ़ना चाहिए। इस देश में एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है जिसके अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए, और पढ़ो 2012 में देश की एक सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। और वो है अपने अपने नेता से, शीर्षस्थ नेता से पूछना कि आडवाणी जी का मंच पर कितना सम्मान कर रहे थे, जिनकी अंगुली पकड़ के चढ़ना सीखे थे। और तुम्हारा संस्कार वही है जो मध्य प्रदेश का वो एक नेता क्या कर रहा था हाईवे पर, पूरे देश ने देखा। तो हमें संस्कार मत सिखाओ, एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लो। सबसे ज्यादा अपराधी, व्यभिचारी अगर 84% किसी राजनीतिक दल में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। यह सवाल पूछना हमारा इसलिए हक है कि आप मिनिस्टरों के विभागों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है, कि चूंकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वाले लोग हैं, और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो जिसको चाहे जो विभाग दे दे। लेकिन मुख्यमंत्री तो यहां तो पर्ची परंपरा है, कोई संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपरा भारतीय जनता पार्टी में अपनाई नहीं जाती है। पर्ची परंपरा होती है। इनका आदर्श यह है कि जो ये भाषण दे रहे थे कि हमें विदेश की यात्रा नहीं करनी चाहिए, दूसरे दिन विदेश निकल गए। जो कह रहे थे कि हमें वैभव विलास पर नहीं खर्चा करना चाहिए, 15 अप्रैल 2025 कह रहे हैं कि भाई पर्ची परंपरा है, होटल में 10 लेकिन मनोज जी पर्ची परंपरा एक्चुअल में होती तो इतना लंबा तो खींचतान, अगर खींचतान हो रही, जैसे कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि खींचतान है, इस वजह से देरी हो रही है, तो खींचतान है यानी कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, सुनी जा रही है, इसलिए लेट लतीफी हो रही। तो पर्ची सिस्टम तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी ही बात इसका खंडन कर रही है। पार्टी बहुत सही बात कहा राजू जी। आपके सवाल को थोड़ा और बड़ा करते हैं, पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को और कौन एक मिनिस्टर हैं जो लगातार धक्के देके एक तरफ करते हैं, और देश के शीर्षस्थ प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कौन साथ रहता है। कितना लोकतंत्र है जिसमें पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो कई बार जिसका कोई चयन नहीं हुआ, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, वहां कितना लोकतंत्र है। ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय कौन चलाता है, गवर्नर हाउस कौन चलाता है। इस देश में कितनी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया जा रहा है। अभी देश के सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों ही कहा है कि अगर किसी स्वायत्त संस्था के व्यक्ति का चयन अगर बहुमत के बल पर हो रहा है तो ये तानाशाही है। अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही है कि आप क्यों नहीं चाहते हैं कि देश के निर्वाचन आयोग में कोई निष्पक्ष व्यक्ति हो जो चयन में उसके रहे। तो वो कितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो बीजेपी। राजेश जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरे नंबर के पास राजेश जी जवाब दीजिए। जो हमको लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं ना, इनका लोकतंत्र दिखा रहा हूं मैं आपको। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव, अंशुल यादव, संध्या यादव, मृदुला यादव, अर्जेंट सिंह यादव, प्रेमलता यादव, सरला यादव, आदित्य यादव, अनुराग यादव, अरविंद यादव, बिल्लू यादव, मीनाक्षी यादव, बन्नता यादव, ये सब एक परिवार के लोग हैं। सब सिंधिया के पापा किसान थे क्या? यहाँ तक आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। मनोज जैसे, अरे तुम तो गुलाम हो, ये तो मनोज जैसे लोग तो गुलामी कर रहे हैं। परिवारवाद की तरफ चले गए, एक ही करके बोलेंगे। मनोज जी आपकी बात आई नहीं। राजेश जी आज बहुत गंभीर मामला है ना, आपने कैबिनेट मंत्री बनाया, शपथ ली नहीं, आज फिर वापस मैं चाहता हूँ इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। नहीं राजेश जी मैं डिबेट अभी भटकने नहीं दूंगा, डिबेट को भटकने नहीं दूंगा। आप कह रहे संगठन की प्रक्रिया कितनी लंबी प्रक्रिया चलेगी, मैं वापस मुद्दे पर आऊंगा, नहीं हमें इधर उधर नहीं जाना। ठीक है, परिवारवाद पर बहुत लंबी बहस पहले भी हो चुकी है, कितना लंबा चलेगा अभी ये संगठन की प्रक्रिया। गाली देते हैं, ये गालीबाज विधायक है, इसका यही देखिए चरित्र बता रहा हूं। सदन में आपसे रिक्वेस्ट करूं तू तड़ा के भाषा देखिए स्तरहीन आदमी को हटाओ यहाँ से, स्तरहीन आदमी को हटाओ इसको। इसमें आपसे भी रिक्वेस्ट करूं तू तड़ा की कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। ये गुंडागर्दी डिबेट में सही तरीके से रखी जा सकती है। राजेश चौधरी नाम है मेरा, जाट के घर में जन्म लिया, जवाब देना जानता हूँ, समझे। जाट के घर में जन्म लिया, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं है, जवाब देना नहीं जानते, समझे ना, जवाब देना समझे। और आप वो लोग जो बलात्कारियों के लिए कहते हो कि बच्चों से गलती हो जाती है, बलात्कारियों के नहीं जी ये तरीके से नहीं। मनोज जी मैंने आपको समय दिया, अभी उनको अपनी बात रखने दीजिए। और जो सभ्यता के दायरे में अपनी बात नहीं रखेगा, मुझे उसी समय उसको टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। मैं ये क्लियर कह रहा हूँ, तू तड़ा की भाषा सभ्यता के दायरे में अपनी बात सिंपल रखे। राजेश अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ये लोग वो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो नौकरी की सूची लगने के बाद उसको बदल देते थे।
एक मुख्यमंत्री कार्यालय से लिस्ट आती थी, एक चाचा के यहाँ से आती थी, एक पिताजी के यहाँ से आती थी। ठीक है, सपा में क्या होता था वो छोड़िए ना, उस सत्ता में तो नहीं है राजेश जी। आप ये बताइए कि आप में आम सहमति क्यों नहीं बन रही है? अरे भाई, मनोज जी का फिट डाउन करिए, मनोज जी का फिट डाउन करिए। राजेश जी, आम सहमति क्यों नहीं बन रही है, बताइए। देखिए मैंने पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी आपके सामने निर्णय होगा, सबको उचित काम दिया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है ना, और व्यक्ति की क्षमता देख करके काम दिया जाता है, किसके अंदर क्या काम करने की क्षमता है, क्या उसकी रुचि है, उस हिसाब से विभाग दिए जाएंगे। बहुत जल्दी आपके सामने परिणाम आएगा। बड़ी जल्दी परिणाम है। सुरेंद्र राजपूत जी, मतलब आपको भी केरल में समय लगा, अगर बीजेपी को समय लग रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अब आप जो कुरेदते हो जो राख, जुस्तजू क्या है? कांग्रेस पार्टी क्यों मतलब ये कुरेद रही है इन जख्मों को? राजीव भाई, वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबारों की और राजेश चौधरी की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हमारा मसला, हमें तो मुख्यमंत्री चुनना था भाई, हमने लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री चुन लिया। 18 तारीख को शपथ हो जाएगी, 19 तारीख को सारे मंत्रियों के विभाग की घोषणा हो जाएगी। यहां पर तो मुख्यमंत्री चुना हुआ है, प्रधानमंत्री चुना हुआ है, सदन बना हुआ है, और 5 आदमियों को मंत्री बना करके इनको मंत्री भी बना चुके हैं, खाली विभाग देना है। अब राजेश भाई को मंत्री नहीं बनाया, इनको इस बात की खींच है, फिजूल की बयानबाजी इसीलिए कर रहे। भाई अगर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है मंत्रियों को बनाना, और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है अपना सबको विभाग दे देना, तो इसका मतलब यह हो गया कि राजेश भाई से मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज हैं इनसे, जिस तरीके की वो कर रहे हैं। क्योंकि नहीं तो इन्हें भी मंत्री बनाते, हम लोग पुराने साथी हैं, मित्र कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। तीसरी बात, आप इस चीज को देखिए ना कि दिल्ली से पर्ची आ रही है तब मंत्री बन रहे हैं। अब राजेश भाई मना करेंगे, लेकिन अंदर से तो ये जानती है कि दिल्ली से पर्ची आई। जहां से पर्ची आ रही है, जहां से खर्ची आ रही है, उस मुख्यमंत्री को तो उत्तर प्रदेश में इतना भी अधिकार नहीं कि किसको मंत्री बनावे, तो किसको क्या विभाग दे, इसका कैसे अधिकार मुख्यमंत्री जी को हो जाएगा? तो मुझे तो मुख्यमंत्री जी की बेचारगी पर आज की डेट में दया आ रही है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर पीएमओ को ही उत्तर प्रदेश चलाना है, गृह मंत्रालय को ही उत्तर प्रदेश चलाना है राजीव भाई, तो वो काहे को बेमतलब योगी जी जैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना के रखे? हटा दे उनको, सीधे ही पीएमओ यहां पर चलावे। क्या जरूरत है मुख्यमंत्री की? जब आप मुख्यमंत्री को इतना भी अधिकार नहीं दे सकते कि वो अपने विभागों को बदल सके, किस मंत्री को क्या विभाग देना है, क्या नहीं देना है, जो राजेश जी स्वयं कह रहे हैं विशेषाधिकार है। और मुख्यमंत्री के पास अगर वो विशेषाधिकार सुरक्षित होता, तो मैं जिम्मेवारी से कहता हूं राजेश चौधरी जी, वो आपको भी मंत्री बनाते, और वो जो है कहीं ना कहीं सारे लोगों को विभाग भी दे चुके होते, और भ्रष्टाचारियों को जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, उनको कब का निकाल करके बाहर कर चुके होते। अब जैसे ये बड़बोला ओम प्रकाश राजभर को क्या मुख्यमंत्री सहेंगे, जिनको ओम प्रकाश राजभर ने मां की गालियां दी हैं, बहन की गालियां दी हैं, और तमाम तरीके से पता नहीं क्या क्या कहा है। ऐसे आदमी को अगर योगी जी सह रहे हैं, ऐसे ओम प्रकाश राजभर को सह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं चला रहे हैं।